आज हमारे साथ है निसान की एक्स ट्रेल जो इंडिया में जिसने कमबैक किया है 10 साल के बाद। 2014 में इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था जिस टाइम पे इसका सेकंड जनरेशन चलता था। एक जनरेशन पूरा स्किप किया गया और ये गाड़ी जो हमारे सामने है निसान एक्स ट्रेल, ये इसका 4th जनरेशन है जो बहुत ही जल्दी इंडिया में आने वाली है। अब इस गाड़ी की क्या खासियत है, ये गाड़ी किस सेगमेंट में लाई करेगी, परफॉर्मेंस किस तरह की है, इस गाड़ी की खूबियाँ क्या है, क्या कमियां हैं, ये इस वीडियो में हम एक एक चीज़ के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। क्योंकि ये गाड़ी सीबीयू यूनिट है, यानी कि पूरी तरह से मैन्युफैक्चर होकर इंडिया में आएगी। यहाँ पर मैन्युफैक्चर हाल फिलहाल में नहीं होगी, इस वजह से इसमें कई सारी चीज़ें आपको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की भी मिलेंगी और ये एक अच्छी चीज़ भी है। हालांकि अभी कंपनी ने इसकी कॉस्ट रिवील नहीं की है, आने वाले टाइम में इसकी प्राइस जो है रिवील की जाएंगी और जब भी ये प्राइस रिवील होंगी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका प्राइस ज़रूर डाल देंगे। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं इस गाड़ी की स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स के बारे में। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस कार की से। जो निसान इसमें की आपको प्रोवाइड कर रहा है वो कुछ इस तरह की है, यानी कि आपको की में यहाँ पर लॉक अनलॉक का फीचर देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी ओवरऑल साइज़ की, तो ये 4.7 मीटर की इसकी ओवरऑल साइज़ है इस गाड़ी का। मैं जब भी जनरली किसी गाड़ी का वॉक अराउंड स्टार्ट करता हूँ तो हम हमेशा फ्रंट एंड से स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो बहुत ही हाईलाइट करने वाली चीज़ है वो है इसके 20 इंचज़ के डायमंड कट एलॉयज़, जिसमें आपको प्रोफाइल मिलता है 255/45R20 यस। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये सीबीयू यूनिट है इसलिए आपको 20 इंचज़ के एलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। एक्चुअल यूनिट जो इंडिया में बिकेगा वो भी एक सीबीयू यूनिट ही होगा, उसमें भी आपको इसी प्रोफाइल के टायर्स मिलेंगे। निसान की वी शेप सिग्नेचर ग्रिल देखने को मिलेगी, सेंटर में आपको निसान का लोगो मिल जाएगा और इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा भी मिलेगा। कैमरा प्लेसमेंट जो है वो निसान के लोगो के जस्ट नीचे यहाँ पर किया गया है। उसके अलावा बड़ी सी एक चौड़ी सी पट्टी आपको यहाँ क्रोम ग्रिल की यहाँ देखने को मिलेगी। डार्क मैट लुक में ग्रे कलर में आपको यहाँ पे स्किड प्लेट यहाँ देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर आपका रेडिएटर ग्रिल वगैरह रहेगी। सामने आपको 4 पार्किंग सेंसर्स देखने को मिलेंगे। स्प्लिट डिज़ाइन यहाँ हेडलैम्प का रखा गया है, यानी कि ऊपर आपको जो है DRLs देखने को मिलेंगी और नीचे जो है आपका लो बीम और हाई बीम यहाँ पर देखने को मिलेगा और कंप्लीट जो इसका हेडलाइट का सेटअप है वो आपका LED में रहने वाला है। लुक अगर हम देखें इसको आगे से देखने में तो ये काफ़ी मैचो और काफ़ी बड़ी गाड़ी आपको यहाँ देखने को मिलती है। अभी राइट नाउ कंपनी की प्रोफाइल में जो गाड़ी यहाँ पर शोरूम में बिक रही थी वो सिर्फ निसान मैग्नाइट थी, लेकिन थैंक गॉड कि अब डीलर्स को थोड़ा सा आराम आएगा कि उनकी प्रोफाइल में एक और अच्छी गाड़ी ऐड हो जाएगी और वो भी छोटी मोटी नहीं, निसान एक्स ट्रेल जैसी बड़ी गाड़ी जो ग्लोबल मार्केट में आज भी बिक रही है और अच्छे नंबर्स में बिक रही है। तो इसलिए निसान ने ये डिसाइड किया कि वापस इस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च किया जाए, जिससे कि उनकी मैग्नाइट की सेल्स भी ठीक ठाक हैं और निसान की जो और प्रोफाइल में एक ऐड ऑन हो सके। इसके अलावा एक चीज़ और जो यहाँ पर जो देखने वाली है, समझने वाली है, वो ये कि कुछ लोगों का कहना था कि निसान इंडियन मार्केट को लेके सीरियस नहीं है या हो सकता है कि निसान का फ्यूचर इंडिया में जो है वो थोड़ा सा डाइसी लग रहा है। लेकिन उन लोगों के लिए ये एक अच्छा आंसर है निसान की तरफ से कि उन्होंने अगर अपनी इस गाड़ी को यहाँ पर लॉन्च कर दिया है, इससे क्लियरली ये साबित होता है कि निसान इंडियन मार्केट को लेकर उतना ही सीरियस है जितना कि बाकी मार्केट्स में वो अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। दूसरी चीज़, लास्ट ईयर जब निसान ने अपनी 3 गाड़ियों को शोकेस किया था, एक गाड़ी लॉन्च हो चुकी है, उसके अलावा बाकी गाड़ियां भी जल्दी ही इंडियन मार्केट में लॉन्च की जाएंगी। तो ये था इसका स्टार्ट, एक ओवरव्यू। अब आते हैं इसकी साइड प्रोफाइल पे। अब यार साइड प्रोफाइल देखो एक बार इस गाड़ी की। मैंने आपको बताया कि 4.7 मीटर की अच्छी खासी बड़ी गाड़ी आपको यहाँ देखने को मिलती है और डेफिनेटली जब आप इस गाड़ी को देखते हैं तो आपको एक फ़ील आता है एक अच्छी प्रॉपर एक SUV की, जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस आपको 220 मिलीमीटर की देखने को मिलती है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी वैसे भी निसान की गाड़ियों की बहुत शानदार रहती है। बिल्ड क्वालिटी के साथ साथ इंजन परफॉर्मेंस में भी निसान जो है वो एकदम अव्वल नंबर पे रहता है। यानी कि परफॉर्मेंस वाइज हम इंजन की बात करें तो निसान के इंजन्स को का लोहा जो है वो दुनिया मानती है। अब आ जाते हैं इसके रियर प्रोफाइल पे। अब एक बार रियर प्रोफाइल आप देख लीजिए, सिंपल एकदम है, कोई बहुत ज़्यादा गॉडी नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवर डिज़ाइन नहीं है। यहाँ पर आपको जो है LED सेटअप मिलेगा, एक्स ट्रेल की बड़ी सी बैजिंग आपको मिलेगी, निसान का लोगो मिलेगा, डिफॉगर, वाइपर, स्टॉप लैंप, शार्क फिन एंटीना, ये सारी चीज़ें जो स्टैंडर्ड आती हैं वो सारी आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेंगी। और पीछे भी आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे और अगेन एक लाइट ग्रे में आपको यहाँ पर डिफ्यूज़र देखने को मिलेगा। अब इसका बूट स्पेस ओपन करके देखते हैं कि आपको बूट स्पेस कितना मिलता है। तो बूट स्पेस आपको कुछ इस तरीके का मिलता है जहाँ पर आपको जो है इतना सामान यहाँ पर, अगर आप 7 सीटर इसको ओपन करके रखते हैं तो कुछ इतना सामान आप यहाँ पर रख सकते हैं। उसके नीचे भी कुछ थोड़ा बहुत स्पेस है। स्पेस डेफिनेटली कम है अगर आप इसको एज अ 7 सीटर यूज़ करते हैं, बट अगर आप इसकी सीट्स को फोल्ड कर देते हैं जो एकदम फ्लैट फोल्ड हो जाती हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं कि स्पेस अच्छा खासा 500+ लीटर्स का आपको यहाँ स्पेस देखने को मिलता है।
अच्छा खासा हैवी है यार, मतलब बिल्ड क्वालिटी जैसे मैंने बताया आपको, अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी और काफ़ी जो है इसका स्ट्रॉन्ग आपको थर्ड फील होता है। अब बात करते हैं इसकी रियर सीट की प्रोफाइल की। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओवरऑल इंटीरियर में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको फैब्रिक सीट्स मिलने वाली हैं। हालांकि टेक्सचर काफ़ी अच्छा है, और एक चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि मैं पर्सनली फैब्रिक सीट्स ज़्यादा लाइक करता हूँ एज़ कम्पेयर टू लेदर अपहोल्स्ट्री, बिकॉज इसमें आपको गर्मी ज़्यादा नहीं लगती है और ये कंफर्टेबल भी ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू लेदर अपहोल्स्ट्री। का अंडर थाई सपोर्ट हल्का सा कम है, हालांकि थोड़ा सा अंडर थाई सपोर्ट और होता तो ज़्यादा बेटर रहता। और सीट्स जो है वो आप यहाँ से टिल्ट भी कर सकते हैं, यानी कि नीचे आपको यहाँ पर एक दिया गया है जिसकी वजह से यहाँ पर ये इतना मैक्सिमम है, तो यहाँ पर सीट्स आपकी टिल्ट हो जाती हैं। जो सीट्स हैं वो 40, 40 और 20 डिवाइडेड है। वो कैसे है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर जब इसको आप नॉब इसकी खींचते हैं तो इसका जो सेंटर वाला है वो एक तो आर्मरेस्ट की तरह यहाँ ओपन हो जाता है, और दूसरा यहाँ से ही आप अपनी रियर की जो बूट स्पेस है उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब चाहे तो आप इसको बूट स्पेस एक्सेस करना बोल दीजिए, या फिर वो थर्ड रो है जहाँ पर आप अपना कुछ सामान वगैरह रखना चाहते हैं थर्ड रो में, तो वो रख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि मैं एक बार दिखाना चाहूँगा कि यहाँ थर्ड रो में कितना स्पेस आपको मिलता है। अगर मैं इसकी जो है सीट ओपन कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि थर्ड रो में आपको कुछ इतना स्पेस यहाँ देखने को मिलता है, जिसमें मेरे ख्याल से सिर्फ बच्चे ही बैठ सकते हैं। हालांकि सीट बच्चों के लिए काफ़ी सही है, मतलब उतना आपको जो है कंफर्ट यहाँ पे पूरा देखने को मिलेगा, अंडर थाई सपोर्ट वगैरह पूरा देखने को मिलेगा, लेकिन लेग स्पेस की थोड़ी सी कमी हो सकती है। यानी इसलिए मैंने बोला कि बच्चे अगर इसमें बैठेंगे तो वो कंफर्टेबल रहेंगे, बड़ों के लिए ये सीट जो है कंफर्टेबल नहीं रहेगी। जो सेंटर में जो आपको मिलता है आर्मरेस्ट में आपको 2 कप होल्डर मिलते हैं, साथ में थोड़ा सा स्पेस मिलता है यहाँ पे। और ये आर्मरेस्ट अच्छा खासा वाइड है, मतलब चौड़ा है, यानी कि अगर आप यहाँ पर अपना हाथ रखते हैं तो सामने दूसरे वाले के लिए भी पूरा प्रॉपर स्पेस रहती है। उसके बाद आपको सेंटर में कप होल्डर के लिए भी स्पेस पूरा मिल जाता है। इसको बंद कर देते हैं और थर्ड सीट की बात करते हैं। अगर कोई बंदा तीसरा एज अ थर्ड पर्सन यहाँ पे बैठना चाहे तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, रीज़न बीइंग कि यहाँ नीचे थोड़ा सा हार्ड है और पीछे भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। हम बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन कम है, लेकिन अगेन बड़े अगर कोई बैठता है तो उसके लिए बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं रहेगा। AC वेंट्स आपको यहाँ पीछे देखने को मिलते हैं विद एयर फ्लो कंट्रोल, और एक आपको टाइप C का पोर्ट मिलता है और एक टाइप A का पोर्ट मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ पॉकेट मिल जाती है जहाँ पे आप सामान वगैरह रख सकते हैं। और एक कमाल की चीज़ जो हमें सबसे पहले बतानी चाहिए थी वो है इसका ड्यूअल पेन पैनोरामिक सनरूफ। पीछे जो अगर आप बैठते हैं तो आपको व्यू बहुत अच्छा आता है पैनोरामिक सनरूफ की वजह से, जो है काफ़ी बड़ा आपको यहाँ सनरूफ देखने को मिलता है और काफ़ी अच्छा व्यू पीछे से भी आता है। लाइट्स वगैरह आपको यहाँ मिल जाती हैं देखने को कुछ इस तरह से, और यहाँ डोर हैंडल है। प्लस यहाँ पर अगर आप देखें तो पीछे भी आपको एक लाइट मिलती है, तो थर्ड रो में भी लाइट का ऑप्शन है। कप होल्डर तो मिल जाता है भाई, लेकिन पोर्ट्स नहीं है पीछे आपको पोर्ट कोई नहीं मिलता है। कप होल्डर की स्पेस तो है यहाँ पर, AC के लिए वेंट्स भी नहीं आपको पीछे मिलते हैं, तो कप होल्डर ही है जो पीछे आपको मिलेगा। और ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा अंडर थाई सपोर्ट कम है, लेकिन उसके अलावा कंफर्ट पूरा, भाई फैब्रिक सीट्स में कंफर्ट पूरा रहता है। तो आप आराम से जो है अपने पीछे की तरफ लीन होकर अपने आप को रिलैक्स करके शॉफर ड्रिवन कार भी लेते हैं, या फिर ड्राइव कोई और कर रहा है, पीछे बैठ के रिलैक्स करना चाहते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। लेग स्पेस की कोई कमी नहीं है। हेड सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हेड स्पेस भर के है। पैनोरामिक सनरूफ के बाद भी आपको यहाँ पर स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है। जनरली क्या होता है कई बार कि पैनोरामिक सनरूफ की वजह से ये चीज़ थोड़ी नीचे आ जाती है और ये थोड़ा सिर पे टकराने लगती है। हालांकि ये इतनी बड़ी गाड़ी है कि आपको इशू नहीं आएगा। अब ये तो था इसका इंटीरियर के बारे में, अब आते हैं मेन चीज़ पे जो है इसका ड्राइव रिव्यू। अब ये गाड़ी चलने में कैसी है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज निसान के इंजन जो है वो माने जाते हैं अपने पावरफुल कैपेबिलिटी के लिए, और ये इंजन की परफॉर्मेंस कैसी चलाते हैं। बड़ी गाड़ी है, 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन इसमें आता है, 160 bhp की पावर जनरेट करता है और देता है आपको 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क। अब ये तो ऑन पेपर चीज़ें तो सारी समझ में आ गई। चलने में कैसी है, सामने है हाईवे और इसको भगाते हैं गाड़ी को और देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। अब सबसे पहले ये गाड़ी जो है स्टैंडर्ड मोड में है, मैं आपको बता देता हूँ। उसमें 3 ड्राइव मोड्स आते हैं, स्टैंडर्ड, इको और स्पोर्ट्स मोड। CVT ट्रांसमिशन के साथ ये आता है, और इंडिया में जो CBU यूनिट्स आएंगे वो सिर्फ CVT ट्रांसमिशन यानी कि ऑटोमेटिक के साथ ही आएंगे। आपको मैनुअल यहाँ पर जो है गाड़ी देखने को नहीं मिलेगी। और दूसरी चीज़ ये कि 7 सीटर ये गाड़ी ही आएगी, 5 सीटर वेरिएंट जो है वो इंडिया में अवेलेबल नहीं होगा। पेट्रोल इंजन जो इसका है काफ़ी पावरफुल इंजन है। अभी जिस हिसाब से इस गाड़ी की ओवरऑल डायमेंशंस हैं, अगर हम उसकी बात करें तो परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। मैं इसको 150 क्रॉस कर चुका हूँ, 150 155 पे भी लेके जा चुका हूँ। एक ख़ास चीज़ जो इस इंजन की मुझे ये लगी कि जब इसको आप हायर स्पीड पे लेके जाते हैं, जब ये अपनी टॉप स्वीट स्पॉट पे होती है, बेसिकली जिसको हम स्वीट स्पॉट बोलते हैं, जहाँ पर ये मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा होता है, अपनी टॉप गियर पे होता है, वहाँ पर आपको इस गाड़ी को 150 पे जब लेके जाएंगे तो आवाज़ जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। वहाँ पर ये अपनी साउंड को काफ़ी कम कर लेता है। इनफैक्ट कई बार आप 60-80 पे चलाएंगे
तो वहाँ पर थोड़ी साउंड आपको ज़्यादा लगेगी। लेकिन अगर यही आप इसको 120 प्लस पे लेके गए हैं, आरपीएम इसका 3000 के आसपास है, तो वहाँ पर इसकी जो साउंड है वो काफ़ी कम हो जाएगी। आई होप ये चीज़ आपको मेरी समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक चीज़ जो अभी नेचुरली यहाँ पर हो रही है वो आप देख सकते हैं सामने कि अच्छा खासा कर्व है गाड़ी, और अभी हम जिसको जो है 80-90 के आसपास जो है कर्व ले रहे हैं। कमाल है, मतलब अच्छा खासा एकदम बिल्कुल सी शेप टर्न था। अभी यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, ओह माय गॉड, गाड़ी की स्टेबिलिटी कमाल की है। मतलब गाड़ी ने अपनी लेन नहीं छोड़ी, पूरी स्टेबिलिटी के साथ मैंने यहाँ पर जो है फील किया कि गाड़ी ने 80-90 की स्पीड पे हमने जो है बिल्कुल सी शेप टर्न लिया। दोबारा से एक बार आप देख लीजिए वो वाला शॉट, सी शेप टर्न था वहाँ पर, और वहाँ पर गाड़ी की स्टेबिलिटी इतनी ज़बरदस्त रही। 20 इंच के एलॉय व्हील्स इसके आते हैं, और ओवरऑल जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है गाड़ी का वो इतना अच्छे से मेंटेन रहा कि गाड़ी अपनी लेन में रही, और बिल्कुल भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं इसको गाड़ी को लेफ़्ट की तरफ लेके जा रहा हूँ, स्टीयरिंग मेरा लेफ़्ट में था और ये गाड़ी जो है वो राइट की तरफ भाग रही है। तो स्टेबिलिटी में पूरे नंबर आपको मिलेंगे। और ये गाड़ी ये हमेशा से निसान की गाड़ियों की काबिलियत रही है, तारीफ़ रही है कि गाड़ियों में स्टेबिलिटी और इंजन परफॉर्मेंस ये दोनों चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं। इंडिया में जो है गाड़ियाँ जो हैं अभी उतनी ज़्यादा सेल नहीं करती हैं, लेकिन ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में गाड़ियाँ बहुत पसंद की जाती हैं बिकॉज ऑफ इस स्टेबिलिटी और इंजन परफॉर्मेंस की वजह से। एंड डेफिनेटली इनकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी बहुत शानदार रहती है। तो ये सारी चीज़ें कंबाइंडली मिलकर इस ब्रांड को बनाती है सेफ़ और सिक्योर ब्रांड, और उसके अलावा फीचर रिच। तो कंपटीशन में जो भी ब्रांड्स हैं वो जो भी फीचर्स दे रहे हैं, निसान ने अपनी एक्सट्रेल में भी वो सारे फीचर्स देने की कोशिश की है, चाहे वो पैनोरामिक सनरूफ हो, वायरलेस चार्जिंग हो, 360 डिग्री कैमरा हो, इवन की सेफ्टी वाइज भी देखें तो ABS विद EBD या हिल स्टार्ट असिस्ट, या फिर हम बात करें ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 7 एयरबैग्स के साथ ये गाड़ी आती है, और 7 एयरबैग्स में आप मान सकते हैं कि जहाँ कई बार अब गाड़ियाँ आज भी 2 एयरबैग्स या 4 एयरबैग्स देती हैं और 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड करने में उनको काफ़ी टाइम लगा, निसान अपने इस वेरिएंट में स्टार्टिंग से ही 7 एयरबैग्स के साथ आ रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा, इंटीरियर काफ़ी क्लीन है, नीट एंड क्लीन है, कोई बहुत ज़्यादा मैसी नहीं है, कोई ओवर इसको डिज़ाइन करने की कोशिश नहीं की गई है कि भाई कुछ एक्स्ट्रा ही इसमें कुछ एलिमेंट डाल दिए जाएँ जिससे कि ये थोड़ा सा और ज़्यादा ब्यूटीफाई हो सके। बिल्कुल सिंपल रखने की कोशिश की गई है। तो ओवरऑल जो फोकस रखा गया है वो रखा गया है ड्राइव एक्सपीरियंस पे और आपके कंफर्ट के ऊपर। ये दोनों चीज़ें इस गाड़ी में आपको भर भर के मिलेंगी। और ऑब्वियसली जब आप एक गाड़ी लेते हैं आप उसकी जो मेन प्राइमरी चीज़ होती है वो ये होती है कि ड्राइव आपका जो है एक्सपीरियंस है वो किस तरीके का है। अभी मैं इस गाड़ी को 150 प्लस की स्पीड पे लेके गया था जब हाईवे पे हम लोग चला रहे थे, वहाँ पर भी इस गाड़ी की स्टेबिलिटी और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस थी इंजन की, हालांकि आपको हो सकता है कि सुनकर ये लगे कि 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन जो है वो इस गाड़ी के लिए कहीं अंडर पार्ट तो नहीं होगा, पर ट्रस्ट मी ऑन दिस कि जब आप इसको चलाते हैं, दौड़ाते हैं हाईवे पे, तो वहाँ पर आपको समझ में आता है कि ये गाड़ी आपको कहीं से भी अंडर पार्ट नहीं लगेगी। और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ कि 150 की स्पीड पे भी आपको ये समझ में आएगा कि इस गाड़ी के अंदर अभी भी बहुत पावर बची हुई है और आप इससे ऊपर भी ले जा सकते हैं। और डेफिनेटली उससे ऊपर भी गाड़ी जा सकती थी, बट वो मेरी कोशिश ये रहती है कि ठीक है 120-130 के ऊपर लेके जाए। हालांकि वो हाईवे 5 लेन इतना सुपर हाईवे था, एक्सप्रेस हाईवे था, जिसमें मैं 150 को क्रॉस कर गया, और उसमें अभी भी मेरे को ये फील हो रहा था कि ये और ऊपर भी जा सकती है। इससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि इसमें पावर की तो कहीं से भी कोई। अब आते हैं इसके ड्राइव मोड्स पे, जो यहाँ पर मुझे देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ड्राइव मोड्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें 3 ड्राइव मोड्स हैं। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो सामने आपको MID पे दिखता है इको, स्टैंडर्ड और स्पोर्ट। अभी तक हम जो जितनी भी ड्राइव कर रहे थे वो स्टैंडर्ड पे कर रहे थे, अब करते हैं इसको स्पोर्ट्स मोड पे। अब मैंने इसको डाल दिया है स्पोर्ट्स मोड पे। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि ये भागने में कैसी है, तो इसको थोड़ा सा पंजा दबाते हैं। स्पोर्ट्स मोड में डेफिनेटली थोड़ी सी साउंड बढ़ जाती है। ऑब्वियसली जब किसी भी गाड़ी को आप स्पोर्ट्स मोड में डालते हैं तो वहाँ पर उसकी जो RPMs हैं वो ज़्यादा RPM पे जाकर, तो इस वजह से थोड़ी सी इंजन की साउंड बढ़ जाती है। और इस गाड़ी को 100, 110, 120 पे जब आप चला रहे हैं तो आपको फील नहीं होगा कि आप 100 क्रॉस कर चुके हैं। इनफैक्ट आपको यही फील होगा कि आप 50, 60, 70 की स्पीड पे चला रहे हैं। बिकॉज एक तो बाहर की साउंड आपको कैबिन के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं आती है, इंजन साउंड ज़रूर आती है, लेकिन वही मैंने बताया कि जब ये स्वीट स्पॉट पे पहुंचती है गाड़ी, यहाँ पर ये अपनी मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस कर रही होती है, वहाँ पर इंजन साउंड भी आनी कम हो जाती है। और बाहर की साउंड तो वैसे भी कैबिन के अंदर बहुत कम आती है। तो एकदम साइलेंट कैबिन, एकदम साइलेंट तो नहीं, हाँ थोड़ी बहुत साउंड ज़रूर है, लेकिन कंपैरेटिवली एक अच्छा खासा साइलेंट कैबिन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और मैन्यूवेबिलिटी भी यहाँ पे बहुत अच्छी है। अगर मैं थोड़ा सा भी गाड़ी को जो है मैन्यूवर करने की कोशिश करता हूँ लेफ़्ट टू राइट जिगजैग, तो गाड़ी पूरे कंट्रोल में रहती है और कहीं भी आपको आउट ऑफ कंट्रोल जाती नहीं दिखती है।
ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, जब हल्का सा ब्रेक प्रेस करते हैं आप तो ब्रेक बाइट बहुत शानदार है, जिसमें आपको पूरा कॉन्फिडेंस आता है कि अगर आप हाई स्पीड पे हैं और आपको ऑल ऑफ ए सडन एकदम ब्रेक दबानी पड़ जाए तो उस टाइम पे आपको ये ब्रेक जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी। पीछे कोई गाड़ी नहीं है तो ऑल ऑफ ए सडन एक ब्रेक लगाते हैं। ब्रेकिंग जैसे कि मैंने बताया ब्रेक बाइट बहुत शानदार थी। हम 100-110 के आसपास 120 के आसपास थे और बहुत ज़्यादा मुझे ब्रेक पुश नहीं करना पड़ा। 50% ही ब्रेक मैंने यहाँ पे पेडल प्रेस किया और मेरी गाड़ी जो है एकदम स्टैंड स्टिल वहीं पे स्टॉप हो गई। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जब हम ड्राइव करते हैं तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं कि भाई मैन्यूवर कर रहे हैं तो आपकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जा रही है, हायर स्पीड पे जो है गाड़ी की स्टेबिलिटी पूरी है, ब्रेकिंग प्रॉपर है। इनफैक्ट जब हायर स्पीड पे जा रही है तो वहाँ पे इंजन की साउंड किस तरह की आ रही है, क्योंकि कई बार क्या होता है आप उसकी कैपेबिलिटी से ज़्यादा अगर गाड़ी को दौड़ाते हैं तो भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है गाड़ी का, और कहीं ना कहीं वो आपके इंजन में भी परफॉर्मेंस में भी वेयर एंड टेयर करती है। लेकिन यहाँ पर इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी बस साउंड का इशू है जब लोअर आरपीएम पे रहती है गाड़ी और जब आप स्पीड एकदम से पैडल प्रेस करते हैं वहाँ पर एक जो साउंड आती है वो आपको थोड़ा सा कई बार हो सकता है डिस्ट्रैक्ट कर सकती है कि यार इतनी साउंड क्यों आ रही है। ऑब्वियसली 3 सिलेंडर 1.5 लीटर टर्बो चार्ज इंजन है तो वो 3 सिलेंडर इंजन की जो थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो ज़रूर आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, साउंड आपकी रहेगी। लेकिन अगेन वो एक पॉइंट पर पहुंच के साउंड बिल्कुल कैंसिल हो जाए। एक चीज़ मैं जो यहाँ पर और मेंशन करना चाहूँगा वो ये है कि सिटी मोड पे ये किस तरह से चल रहा है। सिटी मोड में मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आप सिटी ड्राइव कर रहे होते हैं, यानी कि आप हाईवे पे ड्राइव नहीं कर रहे, अभी जब आपकी स्पीड जो है 30, 40, 50, 60 के आसपास है तो भी इसका इंजन काफ़ी साइलेंट है। मतलब हम ऑब्वियसली जब इसको एक्सेलरेट करते हैं तो ये साउंड प्रोड्यूस करता है, लेकिन आप नॉर्मल सिटी ड्राइव करते हैं जहाँ पर आपकी स्पीड 50 के आसपास रहने वाली है तो इसका जो इंजन है वो पूरी तरह से साइलेंट है और कोई आवाज़ आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी और बहुत ही सूदिंग आपकी जो ड्राइव रहने वाली है और काफ़ी जो है एकदम साइलेंट इसका इंजन परफॉर्म करता है और परफॉर्मेंस अच्छी आती है और इसका कोई आवाज़ भी आपको यहाँ पे सुनने को नहीं मिलती है। अब यहाँ पर इसका ड्राइव रिव्यू ख़त्म होता है और आते हैं इसके कंक्लूजन पे कि अब ये गाड़ी तो चलने में कैसी, ये तो हमने आपको अच्छे से बता दिया है, बहुत डिटेल में बता दिया। मेरे ख्याल से एक एक चीज़ हमने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दिया और आपने ये वीडियो देख लिया है यहाँ तक तो आपको इस गाड़ी के बारे में अच्छा खासा आइडिया हो गया होगा। अब मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इसके नज़दीक आएँ गाड़ी के। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, एक बार इसकी साउंड सुनिए। इस टाइम ये गाड़ी ऑन है, अब इस टाइम इसकी गाड़ी ऑन है और इसका एसी भी ऑन है, तो आप देख सकते हैं कि आइडल कंडीशन में इस गाड़ी की कितनी साउंड आती है। ठीक है, काफ़ी साइलेंट है, वाइब्रेशन बिल्कुल ना के बराबर है। जैसे मैं फील कर सकता हूँ कि मैंने इस टाइम जो है इसके बोनट पे हाथ रखा हुआ है तो इसकी वाइब्रेशंस बिल्कुल ना के बराबर है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस नहीं है। चलने में गाड़ी कैसी है मैंने आपको बता दी। अब आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये किस प्राइस में आती है, किस कंपटीशन में आती है। इसकी प्राइस बहुत जल्दी आ जाएंगी, जैसे कि मैंने बताया जैसे ही प्राइस आएंगी उस टाइम पे ये गाड़ी अपने आप को पूरी तरह से जस्टिफाई कर लेगी कि ये अपने प्राइस को जस्टिफाई करती है एज़ पर दी फीचर्स। बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं है, जैसे वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन आपको यहाँ देखने को नहीं मिलता, एडास का फीचर आपको यहाँ देखने को नहीं मिलता। उसके अलावा कनेक्टेड जो DRLs आपको यहाँ, कनेक्टेड टेल लैम्प्स, ये हालांकि फैंसी चीज़ें हैं लेकिन आज की डेट में मार्केट में काफ़ी ये जो है डिमांड में रहती है। मेन है एडास है, वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन है, वो सारी चीज़ें। पीछे थर्ड रो में स्पेस थोड़ा कम है, वो सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पर ये अपनी प्राइस जैसे ही इसकी आती है तो वो अपने आप को जस्टिफाई कर लेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। डिटेल्ड वॉक अराउंड वीडियो प्लस ड्राइव रिव्यू हमने इसमें यहाँ पर किया है। ये गाड़ी बहुत ही कम टाइम के लिए हमारे पास थी तो हम जितना मैक्सिमम इसको यूटिलाइज़ कर सकते थे उतना किया है, जितना बेस्ट कंटेंट आपके लिए लेके आ सकते थे वो किया है। तो उसका रिवर्ट में हम ये चाहेंगे कि आपने अगर ये वीडियो देख लिया है, चाहते हैं आगे भी और वीडियो देखना इस गाड़ी के और भी गाड़ियों के, तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए। ये बात मैं हमेशा एंड में बोलता हूँ, चाहूँ तो स्टार्टिंग में भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपने एक्सपीरियंस के ऊपर डिसाइड करें कि हमें सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगेगा तभी आप इस वीडियो को लाइक करेंगे या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो देख लिया यानी कि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, बिकॉज हम इस तरह का कंटेंट आगे भी आपके लिए डिटेल्ड रिव्यूज़ जो है वो लेके आते रहेंगे। यहाँ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।